नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 का परिचय, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी इस प्रश्नावली का परिचय करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान रखनी है और क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस शीर्षक का अर्थ समझेंगे कि इस प्रश्नावली के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, शीर्षक दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। दो चर का मतलब होता है जिसके अंदर दो चर हो, या तो एक्स वाई हो सकता है। चर हम जानते ही हैं कि अल्फाबेट के जो स्मॉल लेटर्स हैं उन्हें हम चर बोलते हैं। जैसे एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, यू वी हो सकता है, एस टी हो सकता है। यानी कुछ भी दो चर हो सकते हैं जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और दो चर और रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसके अंदर केवल एक घात हो। ऐसी समीकरण जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो। यानी ऐसे समीकरणों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर दो चर होंगे और उसकी घात कितनी होगी, एक। और वो समीकरण भी हमारे पास होगी जोड़े में, यानी दो दो के जोड़े में। जोड़े का मतलब होता है दो दो, ठीक है। तो प्रत्येक समीकरण युग्म के अंदर होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण दिखते कैसे हैं। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं उनका हम व्यापक रूप समझेंगे। व्यापक रूप का मतलब होता है एक तरह से फॉर्मूला, या इस रूप में ही सारी समीकरण हमें दिखाई देगी। तो देखिए, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो ये ऐसे दो समीकरण हैं जिनके अंदर दो चर हैं और ये रैखिक समीकरण युग्म है। तो जोड़े के अंदर है, तो समझिए a1 का मतलब है x का गुणांक, यानी x का जो गुणांक होगा पहली समीकरण का वो a1 कहलाएगा, और y का गुणांक कहलाएगा b1, और c1 कहलाएगा अचर पद। ये होगा पहली समीकरण के अंदर। और दूसरी समीकरण का जो x का गुणांक है वो a2 कहलाएगा, y का गुणांक कहलाएगा b2, और c2 अचर पद है, ठीक है। और यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये अचर पद ना होकर एक वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ भी संख्या हो सकती है, यानी सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब इन समीकरणों को हम दो तरीके से हल करेंगे। इनको हल करने की दो विधियां हैं हमारे पास जो इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे। तो दोनों विधियों में हम इनको दोनों तरीकों से हल करेंगे। पहली विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ध्यान से समझना। पहली जो विधि है उसका नाम है ग्राफीय विधि, और दूसरी विधि का नाम है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। यह हम प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में पूरी में हम ग्राफ पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एक ग्राफ जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ग्राफीय विधि को हम विशेष ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, समझ के अच्छे से। वैसे हमने 9th क्लास में भी पढ़ ली, उसमें युग्म नहीं होते थे, ऐसे रैखिक समीकरण दिए होते थे दो चर वाले, जो एक ही रूप में होता था, यानी एक ही जो समीकरण होता था। यहाँ जोड़े में है तो जोड़े में हम समझेंगे। और वहां पे हमने 9th क्लास में सिंगल समीकरण का भी ग्राफ बनाया था, ठीक उसी प्रकार इनके ग्राफ बनेंगे। अब देखिए, ग्राफीय विधि में तो एक ही प्रकार है, लेकिन जो बीजगणितीय विधि है उसमें 3 तरीके से हम सवाल को सोल्व करेंगे। पहला तरीका होगा इसमें प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि।
और दूसरी विधि होगी सी के अंदर विलोपन विधि, और तीसरी विधि होगी वज्र गुणन विधि। और ये प्रश्नावली हम प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 में, और विलोपन विधि पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 में, और वज्र गुणन विधि हम पढ़ेंगे 3.5 में, और 3.6 में इनके मिक्स सवाल होंगे जिनको हम किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ग्राफीय विधि से हम ग्राफ को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अब समझिए रैखिक समीकरण युग्म के हल किस किस प्रकार के होते हैं। तो रैखिक समीकरण जो युग्म होते हैं उनके हल के प्रकार 3 होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि इनका व्यापक रूप ये होता है समीकरणों के, यानी सभी की सभी समीकरण जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं उन समीकरणों के जोड़े इस रूप में होंगे। ठीक है, तो अनुपातों की तुलना, यानी इनके अनुपातों की तुलना करने से हमें पता चल जाएगा कि इसका हल किस प्रकार का होगा, ग्राफ में किस प्रकार से दिखेगा, और बीजगणित से हम इसको हल करेंगे तो किस प्रकार के हल आएंगे इसमें। तो देखिए, यदि a1 बटा a2 यानी इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं हो, ये क्रॉस हो रहा है b1 बटा b2 से, यदि a1 और a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो ग्राफ में ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, यानी कुछ ऐसी दिखेगी ग्राफ की रेखाएं। समीकरण का जो हल होता है, पहली समीकरण से एक लाइन बनती है और दूसरी समीकरण से दूसरी लाइन, हमने पढ़ा है 9th क्लास में, वहां पे हमने एक ही लाइन में पढ़ी थी। ठीक है, क्योंकि एक ही समीकरण दी हुई होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 समीकरण है तो एक समीकरण से एक लाइन बनेगी और दूसरी से दूसरी। अब ऐसा अगर हल होता है उन समीकरणों का तो वो आपस में प्रतिच्छेद करेगी, यानी वो रेखाएं हमें ग्राफ में कैसी दिखाई देगी, एक दूसरे को काटती हुई किसी बिंदु पे, और वो बिंदु ही उनका हल होगा। जो बिंदु पे वो काटेगी उसके x और y के गुणांक ही हमारे आंसर होंगे। केवल एक हल होता है, ऐसी कंडीशन में बीजगणितीय विधि से हम हल करें तो केवल कितना हल निकलता है, 1, और संगत समीकरण होती है, यानी एक दूसरे से कुछ ना कुछ तरीके से संगत कर रही है, क्योंकि दोनों का हल एक जैसा आ रहा है, यानी संगत करना, हम किसी दूसरे की संगत करते हैं तो इन दोनों समीकरणों में से कहीं ना कहीं एक आंसर ऐसा होगा जो दोनों में होगा, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, उसको बोलते हैं संगत समीकरण। ठीक है, दूसरी कंडीशन बनती है a1 बटा a2 का अनुपात बराबर है b1 बटे b2 के अनुपात के, बराबर है c1 बटा c2 के अनुपात के, यानी इन तीनों गुणांकों का अनुपात यदि बराबर है तो समपाती रेखाएं बनती है, यानी ग्राफ में ये रेखाएं कैसी दिखती है, समपाती। यानी ये जैसे पहली लाइन है, पहले समीकरण की लाइन है तो दूसरे समीकरण की लाइन इसके ऊपर से निकलेगी बिल्कुल, यानी जहां चाहे हम इसके आंसर ढूंढ सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई दिखेगी, और इसी को हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। यहाँ पे भी इसका आंसर हो सकता है, यहाँ पे भी इसका आंसर हो सकता है, इस बिंदु पे भी आंसर हो सकता है और इस बिंदु पे भी आंसर हो सकता है। यानी बीजगणितीय विधि में अगर इनको पढ़ें तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी बहुत सारे हल निकल कर आएंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे से, दोनों जो समीकरणों की रेखा है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई होगी, यानी संगत निकाय, संगत समीकरण कहलाती है ये। यह आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि संगत है या असंगत ऐसे सवाल दिए हुए प्रश्नावली 3.2 में। अभी ये समझिए तीसरी कंडीशन, यदि a1 बटा a2 यानी a1 और a2 का अनुपात बराबर है b1 बटा b2 के अनुपात के, और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के अनुपात के, तो समांतर रेखाएं बनेगी। ग्राफ में ये रेखाएं कैसी दिखेगी, ऐसे एक दूसरे के समांतर दिखेगी, इनका कोई हल नहीं होता। और समांतर रेखाएं होगी तो एक दूसरे को काटेगी नहीं, यानी इन दोनों समीकरणों का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं आएगा, उभयनिष्ठ हल ही इन दोनों समीकरणों का हल होता है, तो इसमें कोई हल नहीं निकलता, यानी ये असंगत समीकरण
होती है। ठीक है, ये आपके समझ में आई होगी। देखिए कैसे तुलना करेंगे हम इनसे। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं आता है b1 बटा b2 के, तो c1 और c2 की तुलनाएं ही नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों का अनुपात ही बराबर नहीं आता, तो पहली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, और यदि a1 बटा a2 का अनुपात बराबर आ गया तो फिर c1 और c2 की तुलना करेंगे। यदि वो भी बराबर आ जाता है तो ये कंडीशन बनेगी, अन्यथा बराबर नहीं आता c1 और c2 का, इन दोनों का बराबर आ रहा है और इसका बराबर नहीं आ रहा, तो फिर ये कंडीशन बनेगी। तो इस प्रकार हमें देखना है। बच्चों, अब हम 3.1 का पहला सवाल देखेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी पहले इनसे हम दोनों वाक्यों से 2 समीकरण बनाएंगे और फिर उसको ग्राफ के रूपों में लिखेंगे। तो ऐसे सवाल आएंगे आपके पास और उसमें 2 चीजें देगी, या तो 2 जनों की आयु हो सकती है, 2 वस्तुओं का मूल्य हो सकता है। तो पहली वस्तु को हमें x मानना है और दूसरी को y। तो यहाँ पे 2 नाम आ रहे हैं, आफताब और आफताब की पुत्री। ठीक है, तो इनके आयु से संबंधित सवाल है, तो दोनों की आयु को हम x और y मान लेंगे। तो देखिए, माना कि आफताब, और आयु का सवाल आ जाए तो वर्तमान आयु को मानते हैं अपन, जो अभी प्रेजेंट की आयु होती है उसी को मानते हैं। माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। तो बच्चों, हमने दोनों की आयु को मान लिया, वर्तमान आयु को एक की x और दूसरी पुत्री की y। ठीक है, अब इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है यहां से लेके वहां तक, इससे एक समीकरण बनेगा, और फिर दूसरा कथन है यहां से लेकर यहां तक, इससे दूसरा समीकरण बनेगा। अब वो बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो 7 वर्ष पहले जो उन दोनों की आयु का जो डिफरेंस था वो 7 गुना था पिता की आयु। पिता की आयु कितनी गुनी थी? 7 गुनी। तो 7 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे, यानी यहां लिख देंगे अपन पहले कथन से। पहला कथन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो एक तरफ तो लिखना है हमें पिता की आयु 7 वर्ष पहले की, जो क्या हो जाएगी वर्तमान एक से तो 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 वर्ष पहले 7 वर्ष छोटे होंगे, और पुत्री की आयु y है तो उसको भी 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमने ये दोनों आयुओं को इक्वल रख दिया समीकरण बनाने के लिए। ये 7 वर्ष पहले की आयु हो गई पिता की, और ये पुत्री की 7 वर्ष पहले की आयु हो गई। अब देखिए, पिता उससे 7 गुनी आयु का था, तो ये इक्वेशन अभी समान नहीं है, यानी दोनों पक्ष अभी समान ही है, LHS और RHS। तो इनको समान करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये 7 गुना ज्यादा बड़ा है पिता, तो पुत्री को उल्टी साइड करते हैं। ध्यान रखना हमें कि पिता अगर 7 गुना है तो 7 से गुणा पिता को नहीं करेंगे, उसकी पुत्री को करेंगे, ताकि वो दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पुत्री को मैं 7 से गुणा कर देता हूँ और एक इक्वेशन निकल के आएगी, एक समीकरण निकल के आएगी। x माइनस 7 ब्रैकेट, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ अंदर गुणा करेंगे इसको 7 से तो 7y हो जाएगा, फिर माइनस 7 को 7 से करेंगे तो 49। ठीक है, 7 को उधर भेज देंगे, y को इधर ले आएंगे, तो x माइनस 7y इधर लिया है मैंने, और बराबर लगा देंगे माइनस 49, और ये इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। x बराबर आ जाए, x माइनस 7y बराबर आ जाएगा माइनस के 42। ये हो गए हमारे पास समीकरण 1। पहले कथन से पहली समीकरण आ गई हमारे पास। अब दूसरे कथन से दूसरे कथन में क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष घट जाने के बाद, आने वाले 3 वर्षों के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
यानी जो आने वाले 3 वर्ष हैं उसके बाद में तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आने वाले 3 वर्षों का अगर हमें निकालना है तो पिछलों के लिए तो माइनस करते हैं और आने वाले के लिए प्लस करते हैं। तो आने वाले 3 वर्ष निकालने हैं तो हमें x में 3 जोड़ना पड़ेगा, ये पिता की आयु हो गई, और y में 3 जोड़ते हैं, ये 3 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी पुत्री की। ठीक है, अब इनको इक्वल रखना है तो वही करना है, 3 गुना पिताजी बड़े हैं तो पुत्री को 3 से गुणा कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे। x + 3 बराबर, इसको अंदर गुणा कर दीजिए, 3y + 3 तिये 9, y को इधर ले आओ, x - 3y बराबर हो जाएगा 9, ये इधर जाएगा तो -3, x - 3y बराबर आ जाएगा 6। ये आ गए हमारे पास दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर हम ग्राफ बनाएंगे इनका। ये बीजगणितीय रूप हो गया, अब ग्राफीय रूप देखिए इसका। तो पहले हम सोल्व करेंगे इनको। पहले देखिए समीकरण 1 को हल करने पर तो समीकरण 1 को हल करेंगे तो देखिए क्या होता है। x बराबर हम लिख सकते हैं, x बराबर -42 + 7y। ठीक है, x बराबर -42 + 7y लिख दिया, यानी x या y की वैल्यू निकालनी है मैं, तो मैंने x का मान निकाल दिया। और अब यहाँ y का मान रखेंगे, उससे x का मान आ जाएगा। ऐसे 2 मान निकालने हैं मैं। लाइन बनाने के लिए, ग्राफ में एक लाइन खींचने के लिए समीकरण से, तो उसके 2 मान होने जरूरी है, तो 2 मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए, और y का ऐसा मान रखना है ताकि ग्राफ में ज़्यादा बड़े नंबर नहीं डालने पड़े हमें, ग्राफ आसानी से बन जाए और अच्छा भी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं y की जगह रखूँगा 7, 7 49 हो जाएगा। y का मान 7 रखेंगे तो 7 49 हो जाएगा। 49 में अगर 42 घटाएंगे तो फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का। तो देखिए यहाँ मैं रख रहा हूँ y बराबर 0 रखने पर। आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कुछ भी रखने पर तो पॉइंटों में भी आंसर आ सकते हैं, बटे में भी आंसर आ सकते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना। आंसर पूरी संख्या में आना चाहिए और अच्छा रहेगा बनाने में भी। ठीक है, तो 7 रखने पड़ेंगे। ये कैलकुलेशन आपको पहले माइंड में ही कर लेनी है, फिर रखना है। तो x बराबर आएगा -42 प्लस का प्लस 7 का 7, और y की जगह मैंने रख दिया 0 नहीं 7 रखेंगे। ठीक है, तो 7 रख दिए मैंने। x बराबर आएगा -42, यहाँ हो जाएगा 7 7 49, x बराबर आ जाएगा -42 और +49 में तो प्लस के 7। देखिए 7 रखने पर x का मान भी कितना आ गया 7। ये हमारा पहला बिंदु आ गया। अब दूसरा निकालेंगे, तो अब यहाँ पे रख दीजिए 6 7 पे 42 हो जाएगा, और 42 और +42 -42 और +42 0 हो जाएंगे, तो 6 रख रहे हैं अब हम। तो y बराबर 6 रखने पर हमेशा इसी इक्वेशन में रखना है जिसमें हमने x और y की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाली थी। x बराबर -42 का -42 प्लस 7 के साथ y की जगह रख देंगे 6। ठीक है, x बराबर -42 प्लस 7 42 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 0। तो हमारे पास 2 बिंदु आ गए, पहला और दूसरा, और दोनों बिंदु x और y के रूप में आएंगे। तो यहाँ हम सारणी बना लेंगे एक। ये काम आपको ग्राफ जो एग्जाम है उसमें लाइन वाला पेज आता है इधर ग्राफ के साइड में, वहाँ करना है, या फिर आप कॉपी में भी कर सकते हो, लेकिन ग्राफ को इसके पास में लगाओगे बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे x और यहाँ रख देंगे y का मान। तो y का 7 रखने पर उसका संगत मान कितना आया था 7। 6 रखने पर उसका संगत मान आया था x का 0। तो ये हमारे बिंदु आ गए 2 ग्राफ बनाने के लिए। अब हम करेंगे समीकरण 2 को हल। ये हो गया पहला समीकरण। अब देखिए समीकरण 2 को हल करने पर
हल करने पर। तो देखिए समीकरण 2 दिख रही होगी आपको, यहाँ पे भी हम x का मान निकालेंगे, यानी -3y को उधर भेज देंगे तो x बराबर आ जाएगा 6 + 3y। x का मान आ गया, देखो -3y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका मान हम 0 रख देते हैं ताकि 0 3 से इंटू होकर 6 का 6 रह जाएगा, ज़्यादा बड़ा मान नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए y बराबर 0 रखने पर x बराबर आ जाएगा 6 + 3 ब्रैकेट 0, x बराबर आएगा 6 + 0 यानी 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 3 को 0 से इंटू करोगे तो 0 आता है। चलो मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ एक, x बराबर 6 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 को 0 से करते 0, 6 में 0 जोड़ा तो 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 0 रख दिया। अब आप -2 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, तो -1 रखते हैं, क्योंकि -1 रखेंगे तो ये प्लस और ये माइनस होकर माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 घटा देंगे तो छोटा मान आ जाएगा हमारे पास। तो इतनी कैलकुलेशन आपको माइंड में कर लेनी है। यहाँ मैं रख रहा हूँ -1, तो y बराबर मैं रख रहा हूँ -1 रखने पर, तो x बराबर आएगा हमारे पास 6 + 3, ये ऐसा कैसा यहाँ तक, और y की जगह रख देंगे -1। x बराबर आ जाएगा 6 ± -3 एकम 3, x बराबर आ जाएगा 6 में से 3 गया तो 3। तो ये हमारे पास 2 बिंदु इधर भी आ गए, इनकी भी सारणी बना लेंगे। ये x और यहाँ y, देखो 0 रखा था y का मान तो x का मान आया था 6, -1 रखा y का मान तो x का मान आया था 3। ये हमारे पास 2 बिंदु आ गए। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम पहले सवाल का ग्राफ बनाएंगे। मैंने यहाँ पे दोनों समीकरण और उनके बिंदु यानी सारणी यहाँ पे बना दी ताकि इसमें देख के हम ग्राफ बना सकें। तो देखिए हम 2 लाइनें खड़ी और एक आड़ी लाइन डाल देंगे। तुम्हें ग्राफ पेपर दिया जाएगा एग्जाम में, या तुम्हारे पास जानते होंगे आप छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा होगा ग्राफ, उसमें मोटी गहरी लाइनें होती हैं, उन पे एक खड़ी और एक आड़ी लाइन डाल देंगे बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। और ये बिंदु होता है 0, ये कहलाता है y अक्ष, जो ऊपर y लिखा जाता है और नीचे y डैश, ये कहलाता है x डैश, और ये कहलाता है x अक्ष। ये x अक्ष होता है, ये पूरा y अक्ष होता है। इधर x इधर y लिखते हैं और इधर x डैश और इधर y डैश। x की तरफ x और y की तरफ तो हम प्लस में संख्याएं लिखते हैं, और x डैश और y डैश की तरफ हम माइनस में संख्याएं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ, x अक्ष पे तो नीचे की साइड लिखा जाता है संख्याओं को -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसा लिखेंगे। इधर जो प्रत्येक मोटा यानी बड़ा डिब्बा होता है उसमें 1 नंबर डालना है। फिर प्रत्येक जो डिब्बा होता है उसके अंदर 4 छोटे छोटे डिब्बे होते हैं चौकोर, ठीक है। तो प्रत्येक बड़े डिब्बे पर 1 डालना है, मैं ऐसे निशान करके। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर डालेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले समीकरण का ग्राफ बनाते हैं हम, और साथ में इधर पैमाना भी लिखना होता है। पैमाने का मतलब होता है कि आप कितना ले रहे हो, यहाँ पे जो लाइनें डाल रहे हो इन पे कितने नंबर ले रहे हो, कितने कितने का गैप ले रहे हो, उसी को पैमाना बोलते हैं। तो हम x व y पे समान गैप ले रहे हैं, x व y अक्ष बराबर, यानी कि वो जो बड़ा डिब्बा होता है ग्राफ के अंदर वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 का गैप ले रहे हैं हम। तो यहाँ पैमाना भी लिखना जरूरी होता है।
तो देखिए x बिंदु आ रहा है 7 और y का बिंदु भी आ रहा है 7, दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे होंगे x पे भी 7 और y पे भी 7, यानी इन दोनों के सामने बिल्कुल यहाँ बनेगी, ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, इधर भी 7 और इधर भी 7। ठीक है। दूसरा बिंदु है 0 6, x पे तो 0 और y पे 6, तो x पे 0 यहाँ होगा और y पे 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, चाहो तो आप देख सकते हो। x 0 होता है ना, वो बिंदु होता है y अक्ष पर, तो यहाँ पे x 0 है, x निर्देशांक, तो ये y अक्ष पर ही मिलेगा, तो यहाँ पे आपको दर्शाना है। और इनसे इन दोनों बिंदुओं को बिल्कुल पैमाने की सहायता से हमें बिल्कुल सामने मिला देना है और ऐसे निशान कर देना है किरण का। ठीक है, अब इस बिंदु के निर्देशांक लिख दो यहाँ पे 0 6 और इस बिंदु के निर्देशांक है 7 और 7। ठीक है, x का निर्देशांक पहले लिखते हैं तो 7 और 7, यहाँ पे 0 और 6। ठीक है, अब दूसरे समीकरण का बनाएंगे। दूसरे समीकरण में x तो है 6 और y है 0, तो x 6 y 0 होता है, वो बिंदु होता है x अक्ष पे, यानी यदि x का निर्देशांक दे रखा है और y 0 है ना, तो फिर वो x अक्ष पे बनेगा। 3 माइनस 1, x पे 3 और माइनस y पे -1, तो x पे 3 यानी +3 तो यहाँ है और y पे -1 यहाँ पे, तो ये बिंदु बनेगा यहाँ पे। अब इन दोनों को भी हम मिला देंगे, ये हो गए ग्राफीय निरूपण। यहाँ इस बिंदु के निर्देशांक लिख दो 3 - 1 और यहाँ पे इस बिंदु के लिख दो 6 0। अब इनके ऊपर समीकरण भी लिखते हैं भाई, ये कौन से समीकरण का ग्राफ है। तो पहली समीकरण थी हमारे पास x - 7y बराबर -42 और दूसरी समीकरण थी हमारे पास x - 3y बराबर 6, यानी कहीं भी अपन को खाली जगह देखकर वहां समीकरण लिख देना है बिल्कुल लाइन के ऊपर, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। आपके समझ में आया होगा। अब बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में। जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।